हेलो कोडियंस। तो आज हम लोग देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट एक्टर जो जावा पे प्ले कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, और इसके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन डिटेल में नहीं जानते कि इनका रोल क्या है, ये कैसे काम करती है। आज उसी के बारे में बात करेंगे। वो 3 एक्टर हैं हमारे पास, कौन से हैं वो 3 एक्टर हैं? जेवीएम, फिर हमको मिल जाता है जेआरई, और हमको है जेडीके। जेवीएम क्या है? जेवीएम इज जावा वर्चुअल मशीन, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब हम क्या करने जाने वाले हैं, हम देखेंगे इसको डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, इन 3 एक्टर्स जेवीएम, जेआरई और जेडीके के बारे में बात करने के पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जो कोड लिख रहे होते हैं उसकी जर्नी क्या है, वो कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर एंड होता है, उसको कौन कौन से स्टेज से गुजरना पड़ता है हमारे कोड को। जब हम ये जिसकी जर्नी पर जब समझ जाएंगे तो हम लोग जेवीएम का जो रोल है वो समझ में आ जाएगा, और जब हमको जेवीएम समझ में आ जाएगा तो हमको जेआरई भी समझ में आ जाएगा, और जब जेआरई समझ में आएगा तो हमको जेडीके समझ में आ जाएगा। सिंपल। तो एक काम करते हैं, अपने कोड की जर्नी देखते हैं कैसी उसकी स्टोरी ट्विस्ट और टर्न हो रही होती है। तो एज ए डेवलपर, जैसे कि मैं एक डेवलपर हूं, आप एक डेवलपर हो, आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले कोड करोगे। तो एज ए डेवलपर हम लोग क्या करेंगे, हम जावा कोड लिख रहे होते हैं। तो जब जावा कोड हम लिख रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेक श्योर कि यार सारा सिंटैक्टिकल एरर वगैरह हम लोग सब प्रॉपर रहे, कोई दिक्कत ना हो, हमारा एल्गोरिदम सही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो बेसिकली जब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो रहा होता है तो डेवलपर की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी जब कोड हमारा लिख लेते हैं हम लोग तो ये दूसरे दूसरे स्टेज पे जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टर जो है उसके लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हमारा रोल क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने जावा फाइल लिखा, और जावा फाइल में हम लोगों ने कोड लिख दिया। हमारा जावा फाइल जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो याद रहे, जब हम लोग सेव कर रहे होते हैं ना, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती है, हमारे हार्ड डिस्क में। मैं इसका हार्ड डिस्क के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा कुछ देर बाद। चलो ठीक है, अब हम लोगों ने जावा कोड लिख लिया। जावा कोड लिखने के बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, इस फाइल को कंपाइल भी तो करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा कोड का, सोचो जो हम लोग कोड लिख रहे हैं ना उसकी जर्नी देखो गाइस कितनी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम लोग ने जावा कोड लिखा, अब ये गया कंपाइलर के पास, बेचारा वो जो सिंटेक्स वगैरह हमने लिखा अब वो कंपाइलर को गया। अब वो कंपाइलर क्या कर रहा है, अब हमारे सिंटेक्स को चेक कर रहा है कि कहीं हम लोग ने सेमी कॉलन तो नहीं भूल गए, कहीं उसका कर्ली ब्रेसेस तो मिसेस नहीं है, या फिर स्ट्रक्चर फॉलोड नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो कंपाइलर ने आपके सिंटेक्स को चेक किया कि हाँ ये ठीक है, ये फॉर्मेट सही लग रहा है, राइट। अब ये कंपाइलर को अगर जो कोई एरर मिलेगा तो वही क्या करेगा, ये कंपाइलर आपको एरर थ्रो कर देगा, और हम लोग एज अ डेवलपर फिर से उस सिंटेक्स को करेक्ट करेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। लेकिन अगर जो हमने कोड एकदम परफेक्टली सही लिख दिया है और ओके हो गया है तो वो क्या करेगा, कंपाइलर हमारा क्लास फाइल बना देता है। अब देखो हमारा जावा फाइल था, अब हमारा वही कोड जो है अब क्लास फाइल में कन्वर्ट हो गया है। क्लास फाइल इज नथिंग बट योर बाइट कोड। अब वो बाइट कोड हम रीड नहीं कर सकते, मतलब समझ ही नहीं सकते। आप चाहो तो ओपन करके देख सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते। तो वो अब हमारा जावा फाइल से क्लास फाइल में हो गया, स्टेज दिखा। और ये क्लास फाइल कहां से हो रही है, ये क्लास भी कंपाइलर आपको कंपाइल करके आपके हार्ड डिस्क में कहीं पर सेव करेगा। फिर मैं हार्ड डिस्क के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। अब ये हो गई स्टेज नंबर 2, हमारे कोड का स्टेज नंबर 2 पे चला गया है गाइस। अब ये क्या करेगा, अब जाएगा स्टेज नंबर 3 पे, जो कि हमारा डेवलपमेंट हो गया। अब हमारा ये कंपाइल हो गया, अब इसको रन करने का टाइम आ गया। लेकिन अब रन करने के लिए डायरेक्ट हम लोग रन नहीं कर सकते इसको, ये फिर से कई स्टेज से गुजरेगा। अब इसको फिर से देख लेते हैं। तो अभी हमारा क्लास फाइल में कन्वर्जन हो चुका था, अभी ये क्लास फाइल जाएगा किसके पास, जेवीएम के पास। और जेवीएम का एक पहला मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल, क्लास लोडर। जेवीएम का पहला मॉड्यूल जो क्लास लोडर है, वो क्लास को उसने वहां से पिक किया और रैम में डाल दिया। रैम क्या है यहाँ पर, अब ये क्लास फाइल किस में लोड हो गई है, आपके रैम पे। हार्ड डिस्क में तो है ही, छोड़ो वो भी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में जब एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा होता है तो आपका क्लास फाइल कहाँ लोड होता है, रैम में। ये हमारा रैम पे चला गया थ्रू दी क्लास लोडर। ये हो गया स्टेज नंबर 1 किसका, जेवीएम का।
जेवीएम के पास अब सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है कि वो जो क्लास फाइल हम लोग ने पास किया है, कहीं इसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, ये प्रॉपर जेवीएम कंपाइलर के थ्रू ही तो कंपाइल होके जा रहा है। ये सारा सिक्योरिटी वाला चेक कौन करता है? बाइट कोड वेरीफायर। आप इस तरह से समझो कि आप एयरपोर्ट के अंदर चले तो गए हो, लेकिन आपको फिर उसके बाद सिक्योरिटी और भी आपकी चेक हो रही है, आपके बैग्स चेक हो रहे हैं, ये सारे चेक हो रहे हैं, तो वेरीफाई हो रहा है सारा चीज कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ये थ्रेट कर सके। ये हो गया सिक्योरिटी चेक। आप एयरपोर्ट को एकदम अपने दिमाग में बैठा कर रखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया बाइट कोड वेरीफायर। अब बाइट कोड वेरीफायर के बाद ये चला जाता है एग्जीक्यूशन इंजन, मतलब ये वेरीफाइड हो गया, अब ये प्लेन में बोर्ड होने के लिए रेडी है, मतलब अब ये क्लास फाइल जो है रन होने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें एक स्मॉल प्रॉब्लम है। वो स्मॉल प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास है वो बाइट कोड। अभी ये जो क्लास फाइल आप यहां पर देख रहे हो ये है बाइट कोड, और जो हमको ये जो रन करना है, हमको रन करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक प्लेटफॉर्म में, राइट। जो प्रोसेसर, वो प्रोसेसर समझता क्या है? उसको केवल 0 और 1 का फॉर्मेट समझ में आता है। 0 1 का फॉर्मेट मतलब 0 0 0 1 0 1 0 ऐसा करके कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, जिसको हम लोग बोल देते हैं मशीन कोड। लेकिन बाइट कोड और मशीन कोड में जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखो कि बाइट कोड इज डिफरेंट। बाइट कोड इज जो जेवीएम का बाइट कोड है, जो जावा का बाइट कोड है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन कोड नहीं है, राइट। तो जाहिर सी बात है ये बाइट कोड अगर जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज दूं या प्रोसेसर को भेज दूं रन करने के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? ये इनकम्पैटिबल है। तब हमारा एग्जीक्यूशन इंजन अपने रोल प्ले करने के लिए रेडी हो जाता है। वो रोल क्या प्ले करना चाहता है? यहां पर प्ले करेगा, वो इस क्लास फाइल को लेगा, जो क्लास फाइल इसके पास है, उस क्लास फाइल को क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट बोलने के बजाय मैं इस तरह से बोलूं कि उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको रीड करेगा, बाइट कोड को इंटरप्रेट करके वो बनाएगा किसमें? मशीन कोड में। वो बना देगा आपको मशीन कोड में, जो 0 1 0 का फॉर्मेट होगा। अब ये देखो यहां तक हमारा कोड आ गया गाइस। तो याद है हम लोग ने जावा कोड लिखा हुआ था, फिर वो क्लास फाइल में कन्वर्ट हुआ था, फिर क्लास फाइल से अब ये बाइट मतलब क्लास फाइल मतलब बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ था, और बाइट कोड कन्वर्ट हम लोग करके किस में कर रहे हैं? अब ये मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये जब रेडी हो, अब एग्जैक्टली फाइनल स्टेज आ गया कि भाई अब तुम प्लेन पे बैठ के बोर्ड अब फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 0 1, अब ये फाइनली क्या होगा? यही जो बाइनरी कोड है या फिर मशीन कोड है वो चला जाएगा आपको सिस्टम को, प्लेटफॉर्म को। अब यहां पर एक्चुअल में ये एग्जीक्यूशन होता है। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर कैसे पूरी जर्नी हमारी कंप्लीट हुई है, और यहां पर आप देख सकते हो कि जेवीएम का रोल क्या है। तो जेवीएम आप देख सकते हो, तो जेवीएम के बारे में यहीं पर बात कर लेते हैं क्विकली। तो जेवीएम का रोल आप देख लो क्या है? क्लास फाइल को उसने लोड किया, कोड को वेरीफाई किया, और फिर एग्जीक्यूशन इंजन के थ्रू उसको इंटरप्रेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज दिया। ये होता है जेवीएम का रोल। तो गाइस बात कर लेते हैं हम लोग अब सेकेंड एक्टर के बारे में, जो कि है जेआरई। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर जो हम लोग को जेवीएम समझ में आ गया तो हमको जेआरई भी समझ में आ जाएगा, और जेआरई समझ में आ गया तो जेडीके समझ में आ जाएगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं अब। तो हम लोग ने पहले क्या कवर किया गाइस? जेवीएम। अब हम लोग कवर करेंगे जेआरई। तो जेआरई क्या है? जेआरई इज नथिंग बट आपका जेवीएम प्लस एक्सटर्नल क्लास लाइब्रेरीज जो है, आपके क्लास लाइब्रेरीज, आप ये दोनों को कंबाइन कर देते हो तो वो हमारा जेआरई बन जाता है। मतलब अगर जो मेरे पास जेआरई है तो जेवीएम तो होगा ही होगा, प्लस उसके साथ मुझे लाइब्रेरीज भी मिल जाती है। ओके, ये लाइब्रेरीज क्यों जरूरत पड़ती है? ये लाइब्रेरीज पड़ती है जरूरत क्योंकि मान लो कि हम लोग कोई कोड लिखे, कोड लिखने के बाद उसने हम लोग ने कन्वर्ट दिया क्लास फाइल में, लेकिन जब हम लोग कोड कर रहे थे कुछ और भी लाइब्रेरीज को यूज कर रहे थे कोड करने के लिए, तो जब वो कन्वर्ट होगा ना तो उसका यूसेजेस आएगा उसमें, वो एक्चुअल लाइब्रेरीज उठ कर नहीं आ रही होगी। तो जब हम लोग जेवीएम को उसको देंगे विदाउट लाइब्रेरी तो वो रन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो और भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज देख रहा है, मुझे और भी लाइब्रेरी चाहिए इसको रन करने लिए, इसका और भी डिपेंडेंसीज है। तो ये हमको जेआरई मैंडेटरी है कि भाई किसी भी प्रोग्राम को आपको रन करना है या एप्लीकेशन को रन करना है तो मिनिमम आपके सिस्टम पे जेआरई होना जरूरी है।
तो JRE किससे डील कर रहा होता है? क्या लाइब्रेरीज प्लस JVM के साथ। इस पॉइंट पे आपको याद रखने की जरूरत है। क्या आपको जावा फाइल की जरूरत है? यहां पर गाइस सोचो, यहां पर आपको जावा फाइल की जरूरत नहीं है। क्यों? ना तो JRE को जावा फाइल से लेना देना है, ना तो JVM को हम लोग देख चुके हैं। JVM किससे डील कर रहा होता है? क्लास फाइल से। तो अगर जो आपका फाइल कंपाइल्ड होकर क्लास फाइल में कन्वर्ट हो चुका है तो आपको JDK की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो हम लोग देखेंगे फॉर अ मोमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। सिंपल सी बात है कि हम लोग को कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए JRE की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं लास्ट सेक्शन JDK। तो JDK क्या है? JDK इज नथिंग बट JRE प्लस डेवलपमेंट टूल्स इज योर JDK, जावा डेवलपमेंट किट। यहां पर आप ध्यान देखो कि ये डेवलपमेंट है, जावा डेवलपमेंट किट। जब तक हमको डेवलपमेंट करना है, ये JDK केवल डेवलपर के लिए बना है। क्यों? क्योंकि मैं अभी जावा फाइल लिखने जा रहा हूं, मैंने जावा फाइल लिखा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे डीबग करना पड़े, या फिर मुझे उसका डॉक्स जनरेट करना पड़े। ऐसे बहुत सारे जो टूल्स हैं वो डेवलपमेंट के टाइम की जरूरत पड़ती है। अब ये बताओ कि मेरा एप्लीकेशन अगर जो बन गया और वो कंपाइल्ड होकर क्लास फाइल में जनरेट हो गई, तो क्या हम लोगों को JDK की जरूरत पड़ेगी? तब JDK की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि नहीं, मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उसको पैक कर दिया और मैंने क्लाइंट को दे दिया कि भाई अपने मशीन पे आप रन कर लो। क्या वो JDK इंस्टॉल करेगा? JDK थोड़ा सा हैवी रहेगा, जाहिर सी बात है। JDK के पास क्या क्या होगा? JRE रहेगा। JRE रहेगा तो मतलब JVM भी रहेगा, तो उसकी साइज ज्यादा होगी। तो क्लाइंट बोलेगा मैं इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने वाला, मुझे चाहिए लाइट वेट। तो हम लोग बोल देंगे ठीक है, काम करो आप JRE रख लो बस, क्योंकि हम लोग ने कंपाइल करके तो दे दिया आपको। JRE और JVM जो है ये सारा जो डील किससे कर रहा होता है? क्लास फाइल वगैरह से। तो यहाँ पर टेस्ट वगैरह डिबग करने वाला काम जो भी अपने को करना पड़ता है वो JDK का पार्ट होता है। इसलिए जब भी आप एज अ डेवलपर डाउनलोड करते हो ना, आप JDK डाउनलोड करते हो, आप JRE नहीं डाउनलोड करते हो गाइस। क्यों JRE आप डाउनलोड नहीं करते? क्योंकि JDK के साथ JRE आता है। अब JVM डाउनलोड करते हो? नहीं, क्योंकि JDK के साथ जब JRE आ गया तो JRE के साथ JVM आ गया। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल स्टोरी रही है हमारी आज की। अगर जो इसके बाद भी अगर जो आपको कोई डाउट है वो भी सकता है, अगर जो फिर भी डाउट है तो एक काम कीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको जरूर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर जो लगता है वीडियो आपको हेल्पफुल की है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। ठीक है, टिल देन हैप्पी कोडिंग।